हाँ, तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप लोगों से उठने से पहले मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं लिंक लेके आ जाऊँगा, तो आज रिवाइज़ करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस जैसा अपने इंस्टाग्राम पे बात हुआ था, ठीक है? तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है काफ़ी ईज़ी टॉपिक है, एकदम ईज़ी नहीं है, कुछ-कुछ इसमें अभी अमेंडमेंट भी हुए और कुछ-कुछ इसमें ट्रिकी पॉइंट भी है जो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है? और दूसरा ये ईज़ी है, फास्ट रिवाइज़ हो जाएगा, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। और रेसिडेंशियल स्टेटस का इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंस देखेंगे किस किस के लिए क्या क्या रेजिडेंशियल स्टेटस का कंडीशन हो सके तो यही वीडियो में भाई याद कर लेना, इसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आप इसका वैल्यू समझोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। तो किसका किसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, तो उसमें अपने को देखना पड़ेगा कि पर्सन कौन कौन होते हैं। जो जो पर्सन दिखाए गए इनकम टैक्स में वो सबका अपने को रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। तो पर्सन सेक्शन डेफिनेशन 231 में आता है, याद मत करना सेक्शन, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ क्या क्या होता है। इंडिविजुअल एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और कंपनी। तो इसमें जो देखिए आपका इंडिविजुअल का एक अलग अपने को रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, कंपनी का अलग देखना पड़ेगा और बाकी सब जो है उनका सेम है। ठीक है, फिर रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट का मतलब वो होता है जो सेक्शन 6 में दिया है। सेक्शन 6 क्या है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? नॉन रेजिडेंट का मतलब वो होता है कि ये डेफिनेशंस मत याद रखना कि मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि ये बेस कैसे ये चैप्टर चलता है, फ्लो कैसे चलता है। नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या? नॉन रेजिडेंट का मतलब वो जो रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट मतलब कौन? जो सेक्शन 6 में दिया है। ये एक ध्यान रखना कि फॉर सेक्शन एमसीक्यू के लिए क्या पता पूछ ले, 92 में क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग होता है। 93 और 168 आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये 3 सेक्शन के लिए जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, आर एंड ओ आर, सिर्फ वो ही रेजिडेंट होंगे। मतलब क्या? आर एंड एन ओ आर रेजिडेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी तक क्या देखा है? पर्सन देखे कौन होते हैं, रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं। ये 3 सेक्शन एक बार ऊपर ऊपर से याद रखना, क्या पता एमसीक्यू में पूछ ले। ठीक है, फिर आते हैं अपने इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस का इंपॉर्टेंट क्या होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस का इंपॉर्टेंस ये होता है कि अगर आप रेजिडेंट हो गए तो आप पे पूरी दुनिया की इनकम का टैक्स लगाएंगे। भाई अगर आप लंदन में कमा रहे हो, लंदन से आपको रेंट मिल रहा है, आप अमेरिका से कमा रहे हो, आप अफ्रीका से कमा रहे हो, आप दुबई से कमा रहे हो, कहीं से भी कमा रहे हो, और अगर आप रेजिडेंट हो तो आप पे टैक्स लगाने वाले हो भाई। तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आप रेजिडेंट बन गए तो पूरे आर एंड ओ आर, तो आपको पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल इनकम आपको इंडिया में टैक्स कराने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है कि अभी चलो रेजिडेंट इंडिविजुअल का देखें, समझो कोई कंपनी है जिसका 1000 करोड़ टर्नओवर है, तो क्या कोई मजाक थोड़ी चल रहा है कि भाई पूरे वर्ल्ड का इनकम उसका टैक्स लगा रहे। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्राइटेरिया है जिसके ऊपर इनकम टैक्स खड़ा है। तो अपने को इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है तो क्या चेक करना पड़ेगा? तो 6(1) में अपने को बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशन क्या? बेसिक कंडीशन 2 है। ये देखिए पढ़िए, इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट। इंडिविजुअल रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का अगर वो प्रीवियस ईयर में ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है। पहली कंडीशन क्या है कि वो प्रेजेंट है इंडिया में इन प्रीवियस ईयर 182 डेज और मोर। 182 डे आपको कैसे याद रखना है? पूरे साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। 365 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, कितना आता है? 182.5 कुछ आएगा। तो बस वही कि आपको याद रह जाएगा कि पूरे साल में कितने ईयर रहते हैं, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आ जाएगा 182 डेज और मोर। प्रेजेंट इन प्रीवियस ईयर, जो अपना प्रीवियस ईयर रहेगा। प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है? जिस ईयर में इनकम कमाते हैं उस ईयर में 182 डेज और मोर। और दूसरा क्या होता है? दूसरा ये एक कंडीशन हो गया, बीच में और है, मतलब या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए या फिर ये जो 2 कंडीशन है राइट साइड में ये वाले जो मैंने बॉक्स किया, ही हैज बीन इंडिया, ये वाली और दूसरी वाले। तो ठीक है, पहली क्या थी? प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर। दूसरा क्या है? ही हैज बीन इंडिया, प्रीवियस ईयर जो अभी ये चल रहा है इसके इमीडिएटली 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज इंडिया में रहना चाहिए। याद रखिए 4 साल 365 डेज, 4 साल 365, 4 साल 365। और दूसरा कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहना चाहिए। तो इसमें आपको बेसिक कंडीशन में बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा देखो 3 कंडीशन है, एक तो परमानेंट, एक अलग कंडीशन है और 2 का कॉम्बो है।
1 साल तो इम्पोर्टेंट है कि 1 साल में या तो 182 डेज़ या 1 साल में 60 डेज़ और दूसरा क्या 4 इयर्स में 365 डेज़। मतलब समझिए कि 4 साल से ज़्यादा आपको नहीं जाएगा। आप जनरली देखिए बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन में कन्फ्यूज़ हो जाते रहोगे। कहाँ 10 साल है, कहाँ 7 साल है, कहाँ 4 साल है। तो बेसिक कंडीशन में तो मैक्सिमम 4 साल ही है कि या तो 1 साल में 182 डेज़ अगर वो सैटिस्फाइड हो जाता है तो रेज़िडेंट बन गए। अगर वो सैटिस्फाइड नहीं होता है तो देखना है कि 1 साल में 60 दिन है कि नहीं। 60 दिन है तो ठीक है, एक और कंडीशन आगे देखते हैं कि पिछले 4 साल में 365 डेज़ है कि नहीं। ठीक है, होप सो समझा रहेगा। अभी नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्शंस। ये जो हम लोग ने बेसिक कंडीशन देखी कि ये 2 कंडीशन में आपको एक कंडीशन सैटिस्फाई कर दोगे तो आप रेज़िडेंट होगे। इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हो, अगर एक्सेप्शन क्या है कि ये जो 2 मैं आगे केस बता रहा हूँ, ये 2 केस में सिर्फ 182 डेज़ वाला ही कंडीशन अप्लाई होगा। जो 365 डेज़ है, जो 60 डेज़ वाला है, वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ 182 डेज़ ही चेक करना है, वो सेकंड वाला चेक नहीं करना। तो क्या है 2 सिचुएशन। पहला सिचुएशन है कि कोई इंडियन सिटीज़न बाहर जा रहा है, इंडिया से बाहर। इंडियन सिटीजन ध्यान रखना, जो बाहर जा रहा है, रेजिडेंट की बात नहीं हो रही, सिटीजन की बात हो रही है। इंडिया से बाहर जा रहा है, 2 कारण के लिए जा रहा है। क्या कारण है? पहला है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरा किसके लिए? मेंबर ऑफ क्रू ऑफ फॉरेन शिप। फॉरेन शिप जा रहा है, उसमें मेंबर ऑफ क्रू है वो। इंडियन सिटीजन फॉर लीव इंडिया मतलब बाहर जा रहा है फॉरेन के 2 कारण के लिए। पहला एम्प्लॉयमेंट के लिए, दूसरा मेंबर ऑफ क्रू ऑफ फॉरेन शिप। ठीक है। दूसरा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऊपर सिर्फ इंडियन सिटीजन था, यहाँ पे इंडियन सिटीजन भी है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है। क्या बाहर था, ये बाहर वाले हैं पर इंडिया में आ रहे, किसके लिए आ रहे? विजिट के लिए आ रहे। मतलब पहले क्या इंडिया से बाहर जा रहे थे, अभी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के अंदर आ रहे। किसके लिए? विजिट के लिए आ रहे। परमानेंटली आ गए तो अपने को वो 365 डेज और 60 डेज का कंडीशन भी देखना है। बट सिर्फ विजिट के लिए आ रहे तो अपने को सिर्फ 182 डेज वाला ही देखना है। क्या मैंने बोला? पहला इंडियन सिटीजन बाहर जा रहा है, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ फॉरेन शिप के लिए जा रहा है। ठीक है। दूसरा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के अंदर आ रहा है, किसके लिए? विजिट के लिए आ रहा है। अभी ये आप पूछोगे कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये नीचे देखिए बॉक्स में लिखा है, इधर या तो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, वो खुद या उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी, बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या होता है? आज के टाइम पे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया, ये 3 जगह में से कहीं पे भी बॉर्न हुए थे तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है। तो इसमें क्या सेक्शन 61 में पहले अपने को बेसिक कंडीशन देखना है, कौन सा? फर्स्ट कंडीशन 182 डेज और मोर होता है तो भाई वो रेजिडेंट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो दूसरा एक और कंडीशन दी है यार, 60 दिन रहता है। अगर 60 दिन रहता है तो एक और देखो कि पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर रहता है कि नहीं। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो रेजिडेंट। पर इसके एक्सेप्शन है ये कंडीशन का, ये क्या कि फॉलोइंग 2 केस में सिर्फ 182 डेज वाला ही कंडीशन अपने को देखना है। 182 डेज में क्या? पहला इंडियन सिटीजन है जो बाहर जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, क्रू ऑफ फॉरेन शिप है। दूसरा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आ रहा है, किसके लिए? इंडिया में आ रहा है विजिट करने के लिए, पर परमानेंटली नहीं आ रहा है। इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मैंने बता दिया। अभी अगर समझो ये रेजिडेंट हो जाता है तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। उसके लिए क्या? उसके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का एडिशनल 2 कंडीशन है वो चेक करना पड़ेगा। अगर ये 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। और रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसमें अपने टोटल स्कोप का इनकम देखा रहेगा, उसमें थोड़ा सा कुछ वो बिजनेस एंड प्रोफेशन इंडिया से होता है तो वो एक पॉइंट है, वो अलग होगा, वो अलग वीडियो बनाएंगे तब देखते हैं। ठीक है। तो अगर 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 इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाता है तो उसके बाद की ये कहानी है, उससे पहले नहीं। अगर रेजिडेंट बन जाता है तो अपने को देखना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का कंडीशन देखना है। 6 सबसेक्शन 6 का क्या कंडीशन है? इसमें देखो बड़ी बड़ी बातें हुई है। कैसे कि अगर इसमें क्या देखना है कि अपने को देखना है कि ऑर्डिनरी देख रहे हैं, मतलब कि पिछले 10 सालों का हिस्ट्री, पिछले 7 सालों का हिस्ट्री, ऐसे लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग देख रहे हैं कि पहले इसका क्या स्टेटस था। तो इसके लिए क्या? लास्ट 10 प्रीवियस इमीडिएटली प्रीवियस ईयर, मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसके इमीडिएटली 10 प्रीवियस ईयर, जो 10 प्रीवियस ईयर है उसमें से 2 प्रीवियस ईयर में अगर वो इंडिया का रेजिडेंट बनता है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या कि लास्ट जो 7 प्रीवियस ईयर है उसमें वो 730 डेज और मोर इंडिया में रहता है,
ये दो कंडीशन 10 प्रीवियस ईयर में 2 प्रीवियस ईयर और 730 डेज इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा, अगर नहीं होती तो रेजिडेंट है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन अगर हो जाती है तो रेजिडेंट बन जाएगा। अभी उसका दो और क्लासिफिकेशन करना है, इसके लिए दो कंडीशन। अभी आप देखोगे तो ऊपर कैसा था, 1 साल 4 साल, 4 साल में कहानी खत्म हो रही थी। इधर देखो बड़ी बड़ी बातें हो रही, 10 ईयर्स 10 ईयर और 7 ईयर। ठीक है, तो अभी ओब्सो इतना समझा रहेगा। अभी आगे जाते हैं, आगे ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अमेंडमेंट भी था इसमें। क्या, हाउ टू डिटरमाइन पीरियड ऑफ स्टे। किसका पीरियड ऑफ स्टे डिटरमाइन करना है? इंडियन सिटीजन है जो क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप है, जो बाहर जा रहा है। डेस्टिनेशन ऑफ वॉयज, वॉयज का मतलब क्या होता है? जर्नी, आउटसाइड इंडिया जा रही है, वो शिप वाला केस। तो उसमें अपने को क्या, इसमें कैसा एम्बिग्युइटी हो सकता है ना कि भाई शिप कहाँ से कहाँ तक गया। पहले समझो एग्जांपल ले लेते कि इंडिया से केरला गया, केरला से फॉरेन, इंडिया मतलब इंडिया महाराष्ट्र से समझो केरला गया, केरला से फिर फॉरेन गया। तो कौन सा डेट लेने का, जब भी इंडिया से महाराष्ट्र से निकला तभी, केरला से निकला तभी, मतलब कौन सा, कंफ्यूजन होता है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये जो फ्रॉम से लेके टू तक का टाइम मैंने रेड में लिखा हुआ है, ये आप ध्यान में देखो। ये वाला जो पीरियड होगा, ये वाला जो पीरियड होगा, ये एक्सक्लूड हो जाएगा कैलकुलेटिंग इंडिया में कितना दिन रहा। मतलब ये वाले पीरियड समझो ये 100 दिन है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये 100 दिन वो इंडिया में नहीं था। समझे, अगर समझो ये 100 दिन है, ये वाला पीरियड, ये वाला पीरियड क्या मैं बताता हूँ। अगर ये वाला पीरियड 100 डेज है समझो, तो ये मान लिया जाएगा कि ये 100 डेज वो इंडिया में नहीं था। तो ये पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? जब वो एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक तरीके का, आप वो समझ ले कि जब भी वो शिप में चढ़ेगा तभी उसको एक तरीके का डॉक्यूमेंट सबमिट, एक लाइसेंस ही समझ लीजिए, जैसे टिकट कैसे होता है वो टाइप का। ये जनरली 12 महीने से 10 साल चलता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो ये क्या है? डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिस दिन वो डेट एंटर होगा फ्रॉम ज्वाइनिंग इन शिप, जब ज्वाइन होगा शिप में उस दिन का डेट। और एलिजिबल वॉइस का मतलब क्या? एलिजिबल जर्नी, जब वो फॉरेन शिप जो बाहर जाके वापस इंडिया में आएगा उस चीज की बात हो रही है। डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग इन शिप, वो दिन से लेके कौन से दिन तक डेट एंटर्ड, ये एग्जाम में आपको दिया रहेगा कि क्या डेट थी क्या नहीं थी, तो वो कोई इश्यू नहीं। आपको ये वाला पीरियड समझना है कि ये वाले पीरियड के अंदर वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप, मतलब कहाँ से जब ज्वाइन हुआ था शिप में वहां से लेके साइनिंग ऑफ शिप होता है, दो ये के बीच का पीरियड अपने को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, फिर ये बेसिक नोट है वो ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है काफी। ईयर से ईयर बेसिस हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस अपने को देखना है। बोथ डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल, जिस दिन इंडिया से जाता है और जिस दिन इंडिया में आता है दोनों कंसिडर होगा, पर इसका एक्सेप्शन है ये अपना, अभी जो हम लोग ने शिप वाला देखा था वो। ठीक है, फिर रेसिडेंस नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी दो कंट्री का रेजिडेंस हो। रेजिडेंस दो कंट्री का कैसे हो सकता है, अभी आप पूछोगे तो ऐसा हो सकता है ना भाई कि रेजिडेंस अगर अपने इधर 182 डेज है और कहीं पे 175 डेज है, और अगर वो 182 डेज यहाँ पे और 175 डेज या 178 डेज वहां पे, तो ऐसा हो सकता है दोनों कंट्री का रेजिडेंस बन सकता है। बट सिटीजन तो वो एज अ बर्थ उसको मिलेगा, तो सिटीजनशिप का इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस की बात हो रही है जो कि अलग है। अभी बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और AJP। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस अपने को किस पे देखना है? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर, जो कंट्रोल और मैनेजमेंट हो रहा है किसका, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन या अफेयर्स हो रहे हैं उसका सिचुएटेड होली या पार्टली इन इंडिया, या तो पूरा का पूरा इंडिया में सिचुएटेड है या फिर आधा अधूरा इंडिया में सिचुएटेड है। अगर हो रहा है तो रेजिडेंट है, अगर पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, फिर फर्दर HUF के लिए अपने को रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो वो कंसेप्ट कैसे देखेंगे? अगर वहां उसका कर्ता, जो HUF का कर्ता 6 का जो कंडीशन है 10 साल में से 2 साल या फिर 730 डेज इन प्रीवियस 7 ईयर्स, अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो वो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर नहीं करता तो रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, तो ये कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। भाई ये एकदम अच्छे से कर लेना, ये इसमें फाइनल वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IPCC वालों बेसिक तो एकदम ध्यान रखो कि पोयम वगैरह क्या होता है, MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं। ठीक है, कंपनी कब, इंडियन कंपनी रेजिडेंट कब बनेगी, इंडियन कंपनी रेजिडेंट कब बनेगी, या
इंडियन कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी कब रेजिडेंट बनेगी, तो इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट रहेगी कि भाई इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है तो भाई तुम्हारा तो हक बनता है यहाँ पे टैक्स भरना, तो तुम तो हमेशा ही रेजिडेंट रहोगे। दूसरा क्या, अगर कोई भी कंट्री का पोयम इंडिया में है, अगर पोयम इंडिया में है तो वो इंडिया की रेजिडेंट है। तो अभी आप बोलोगे पोयम वोयम क्या गाना सुना रहे हो, पोयम क्या होता है? पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या? प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस दैट आर सब्सटेंशियली मेड। मतलब जो की मैनेजमेंट है और कमर्शियल डिसीजन है, ये एक भंगार सा डेफिनेशन है, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। इसके आगे पूरा सर्कुलर दिया था सीबीडीटी ने, उससे हम लोग को निकालना पड़ेगा। वहां पे की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन जो नेसेसरी बिजनेस के लिए जहां से लिए जाते हैं, वो अपना प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। भाई ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये ध्यान रखो। आप कोई कंपनी के ऊपर पूरे ग्लोबल, उसकी ग्लोबल इनकम पे इंडिया पे टैक्स लगाने जा रहे हो, तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। जहां पे पोयम रहेगा, अगर इंडिया में ये लोग पोयम कर देते हैं कि भाई पोयम इंडिया में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो पूरे ग्लोबल तो वो रेजिडेंट बन जाएगी। अगर रेजिडेंट बन जाएगी तो पूरे वर्ल्ड का इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो ये कोई वैसी छोटी बात नहीं है। तो देखते हैं कि पोयम की गाइडलाइन, अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक है, तो 50 करोड़ से कम है तो आप पे पोयम की गाइडलाइन लगने वाली नहीं। टर्नओवर या ग्रॉस सिर्फ 50 करोड़ से जब ज्यादा होगा, मतलब अप टू 50 करोड़ है, तो पोयम की गाइडलाइन नहीं लगेगी, मतलब पोयम एप्लीकेबल ही नहीं होगा, डायरेक्ट डिसीजन होगा। ठीक है, तो पोयम की कंडीशन क्या? कंडीशन दो तरीके की, या तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है कि नहीं देखना पड़ेगा, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया की अलग कंडीशन है। और दूसरी क्या, अदर कंडीशन। अदर कंडीशन क्या, बाद में देखेंगे, वो कोई इतनी छोटी है, वो ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, देख लेंगे। एबीयूआई आप इंपॉर्टेंट है, देख लेना। एबीयूआई के लिए 4 कंडीशन देखनी है। 4 कौन सी? पहली पैसिव इनकम की कंडीशन देखनी है, दूसरी क्या एसेट की कंडीशन देखनी है, तीसरी क्या एम्प्लॉय की कंडीशन देखनी है, चौथी क्या एम्प्लॉय के खर्चे की कंडीशन देखनी है। तो पहले पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या? पैसिव इनकम जो है वो टोटल इनकम का 50% या उससे कम होना चाहिए। 50% और लेस देन टोटल इनकम आपका पैसिव इनकम होना चाहिए। तो पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? पैसिव इनकम का मतलब दो दो पार्ट देख लीजिए, दोनों का टोटल लगा दीजिए, आपका पैसिव इनकम आ जाएगा। पैसिव इनकम क्या होता है? अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिससे आपको इनकम हो रहा है, और सेल और परचेस उस ट्रांजैक्शन का दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज से हुआ था। एसोसिएट एंटरप्राइज वगैरह ट्रांसफर प्राइसिंग में आता है, वो इतना ध्यान मत रखिए। ये बस देख लीजिए कि इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से कोई इनकम हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन सेल और परचेज दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज से हुआ था, तो आपका वो पैसिव इनकम है। दूसरा क्या, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्या आता है? रेंट। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से क्या आता है? कैपिटल गेन। और तीसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। रेंट, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड, अगर ये 5 चीजें हैं, ये पांचों पैसिव इनकम है। और इसका इंटरेस्ट का एक्सेप्शन है कि अगर भाई बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट जो इनकम है, वो इसमें पैसिव इनकम नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा? क्योंकि भाई उनका तो वही इनकम है ना। ठीक है, तो पैसिव इनकम 50% और लेस होना चाहिए टोटल इनकम से, पहला कंडीशन। ये सब कंडीशन एंड वाली है, मतलब क्या चारों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। दूसरा क्या, लेस देन 50%, दैट इज अप टू 49.99999%, मतलब लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। आप बेसिक ये समझ लिए, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अपने को क्या प्रूव करना है कि बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एक्टिव बिजनेस जो है आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए क्या, लेस देन 50%, 50% से कम एसेट इंडिया में सिचुएटेड होने चाहिए। दूसरा, फिर तीसरा क्या, लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज, जितने भी टोटल एम्प्लॉयज है उसके 50% से कम एम्प्लॉय या तो रेजिडेंट है इंडिया के या इंडिया में सिचुएटेड है। और चौथा क्या, जितना भी खर्चा हो रहा है ये एम्प्लॉय में, लेस देन 50% पेरोल एक्सपेंस इंडिया में होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो अपने को चेक करना है कि मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग, जो बोर्ड मीटिंग हो रही है मेजोरिटी, वो हेल्ड आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर एक्टिव बिजनेस ऑफ आउटसाइड इंडिया प्रूव हो जाता है, तो अपना पोयम बाहर जाता है, पोयम बाहर जाता है तो रेजिडेंशियल स्टेटस आउटसाइड नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। फिर दूसरी, अगर एबीओआई टेस्ट अगर पता नहीं चलता है, तो अदर कंडीशन क्या है? अदर कंडीशन ये है कि पर्सन, पर्सन और प्लेस के डिसीजन। पर्सन कौन है? पर्सन हु इज मेकिंग डिसीजन। और प्लेस क्या? प्लेस वेयर डिसीजन आर मेड। पर्सन हु आर मेकिंग डिसीजन और प्लेस वेयर द डिसीजन इज मेड। पर्सन, जो आदमी जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, ये सब कहाँ पे रहते, कहाँ से डिसीजन मैनेज, कहाँ से डिसीजन ले रहे हैं और कौन सी जगह पे ये डिसीजन लिया जा रहा है। ये ठीक है, अभी ये ऊपर हम लोग ने देखा था, उस पे ये अपने इंस्टीट्यूट का कुछ कमेंट्री नहीं, उसके शेड्यूल टाइप है, ये देख लेते हैं। इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम का। टोटल इनकम का मतलब क्या, अगर टैक्स पर्पस की, अगर वो कंट्री में टैक्स लग रहा है, तो टैक्स के हिसाब से
जो इनकम कंप्यूट किया था वो ले लेंगे, अगर नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से ले लेंगे। फिर एसेट्स का वैल्यू कैसे लेना है, अगर डेप्री वहां पे इंडिविजुअल जैसे एसएलएम में कैसे एसेट कैलकुलेट करते हैं वैसे इंडिविजुअल एसेट सिस्टम है, तो एवरेज लेना है ओपनिंग का और क्लोजिंग का, ठीक है। और अगर ब्लॉक ऑफ एसेट है तो ब्लॉक का ओपनिंग या क्लोजिंग उसका एवरेज लेना है। और थर्ड, अगर कोई अदर एनी अदर केस है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वैल्यू ले लेना है। चौथा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज में क्या आएगा, एम्प्लॉइज में अपने परमानेंट एम्प्लॉय तो आएंगे, उसके साथ साथ अपने एजेंसी वाले एम्प्लॉय भी आएंगे। चौथा, पेरोल एक्सपेंस। पेरोल एक्सपेंस मतलब जो सैलरी, वेजेस, बोनस, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। होप सो ये रिवीजन वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा रहेगा, साथ साथ में करेंगे तो क्या एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। भले एग्जाम अगस्त में है और सीएस वालों का जुलाई में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।